स्मृति ईरानी जी, बधाई बहुत बहुत आपको, आपकी पार्टी को। और आपने ट्वीट कर दिया, एक अकेला सब पे भारी। कितनों पे भारी पड़ गया। और आज जो ये परिणाम उसी का संकेत है। और जो पनौती कह रहे थे आज, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए चुनौती बन गए हैं मोदी। जो पनौती कह रहे थे आज उन्हीं के लिए चुनौती बने हैं मोदी। मुझे नहीं लगता नाविका जी, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक व्यक्ति पर इस प्रकार का एकजुट होकर विपक्ष ने कभी कोई हमला बोला होगा। और इसलिए आज जब मैंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी, ये उसी का संकेत है कि आजमाया सबने अपनी ताकत को मोदी के खिलाफ। अकेले अकेले लड़ ना पाए विपक्ष के नेता, तो वो एकजुट हुए, एक अलायंस उन्होंने बनाया। लेकिन विपक्ष के नेता ये भूल गए कि जब मोदी स्वयं उपस्थित होते हैं विकास की गारंटी लेकर, तो विपक्ष चाहे कुछ भी दुष्प्रचार करे। आज का परिणाम इस बात का संकेत है कि मोदी की गारंटी कैसे रंग लाती है। तो हाँ, निश्चित रूप से अगर कोई भी ऐसा आपको चुनावी परिणाम इस बात का संकेत देता है कि एक अकेला कैसे सब पर भारी पड़ता है, तो वो परिणाम आज का परिणाम है। स्मृति जी, मध्य प्रदेश में जहां लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आएगी, बड़ा नजदीक का चुनाव है, वहां अनप्रेसिडेंटेड 161 वर्सेस 66। और छत्तीसगढ़ में कोई भी ओपिनियन पोल आपको मेजॉरिटी नहीं दे रहा था। 2-3 ओपिनियन पोल 40 के आसपास की सीटें दे रहे थे, वहां पर 54 सीटें आना। रहस्य क्या है इसका? मैजिक कौन सा है? सिर्फ मोदी मैजिक है और ट्रम्प कार्ड है बीजेपी का? मुझे लगता है जो लोग ये मानते हैं कि हम जब मोदी मैजिक की बात करते हैं तो वो एक पर्सोना मात्र तक सीमित है, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा होने की जरूरत है। अगर आप मध्य प्रदेश देखें तो मध्य प्रदेश में 76% वोटिंग महिलाओं ने की। अगर आप हमारे ट्राइबल बेल्ट में देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ हो, तो हमारे आदिवासी समुदाय में कई विषय ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास का, चाहे वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो तब, अथवा प्रधान सेवक के नाते, उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर विशेष काम किया है जो आदिवासी समुदाय के बहुत करीब है। जनजातीय दिवस का राष्ट्रीय स्तर पर उत्सव के रूप में मनाया जाना, सिकल सेल एनीमिया पर जो विशेषता आदिवासी समुदाय को प्रभावित करता है, उस पर विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इंटरवेंशन करना, प्रधानमंत्री जनमन जिसके अंतर्गत ट्राइबल एरियाज में विशेष आंगनबाड़ी की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था। तो ये सिर्फ पर्सोना ड्रिवन पॉलिटिक्स नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी कहीं ना कहीं एक प्रतिभा है, उसका भी बहुत बड़ा परिणाम है। जहां तक कि मैं महिला की बात करती हूँ, तो आज अगर आप देखें तो महिला का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, महिला के बैंक के खाते में उसके और उसके छोटे 6 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए न्यूट्रिशन के लिए पैसे उपलब्ध कराना, तो ऐसे कई उनके सामाजिक और पॉलिसी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं जिसका हम जब चर्चा करते हैं तो उसे सिंप्लीफाई करते हैं मोदी मैजिक के नाम से। लेकिन नाविका जी, भारत के हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक इतनी सारी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कभी नहीं रही, इतने सारे मोड्स ऑफ अटैक बाय ऑपोजिशन कभी नहीं रहे। सिंगुलरली एक नेता का 20 साल से ज्यादा देश की राजनीति में भागीदार होने के साथ साथ प्रदेश के चुनाव में गारंटी बनकर उभरना और जनता की मोहर उसको मिलना, इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये स्वीकार सबको करना पड़ेगा। राहुल गांधी के लिए इस चुनाव के क्या मायने हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में की थी और 2 बड़े राज्य जिनमें की थी वो मध्य प्रदेश और राजस्थान थे। उसके अलावा उन्होंने ये जो कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया था, अडानी का मुद्दा उठाया था, उस पर आपको लगता है कि आज जनता ने जवाब दिया है? आप क्या कहेंगी? बेशक जनता ने जवाब दिया। मुझे लगता है गांधी खानदान ने जो विशेष नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक्स किए वो जनता को रास नहीं आए, क्योंकि जनता जानते हैं कि हमारे प्रधान सेवक समर्पित हैं लोक कल्याण के लिए, हमारे प्रधान सेवक समर्पित हैं भारत के विकास के लिए। लेकिन नाविका जी, मैं 5 मुद्दों पर विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है, दैट इज अबाउट फिस्कल डिसिप्लिन एंड प्रूडेंस, आज वो रंग लाई है। राहुल गांधी ने बार बार ओबीसी का या कास्ट सेंसस का उल्लेख किया। शायद वो इस खुशफहमी में थे कि जनता नहीं जानती कि नरेंद्र मोदी स्वयं एक ओबीसी परिवार से है, स्वयं गरीब परिवार से हैं, स्वयं ग्रामीण अंचल से हैं। और राहुल गांधी के आसपास के शायद पैराफिलिया ने उनको भ्रमित कर दिया होगा कि देखिए मोदी के बारे में ये सारी बातें, मोदी का संघर्ष जनता जनार्दन नहीं जानती।
तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि मैं पर्सनली गारंटी कर रहा हूं, इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल मुझे लगता है स्टैंड आज तक कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने हमारे देश के इतिहास में नहीं लिया। और जनता का उस स्टैंड के प्रति, उस लीडरशिप के प्रति विश्वास, ये जानते हुए कि नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं है, देश के प्रधान सेवक है, लेकिन जनता का ये विश्वास। चौथी बात मुझे लगता है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सिर्फ आज के लिए ना जिए, अभी के लिए ना जिए, एक अमृत काल है हिंदुस्तान का, विकसित भारत के संकल्प के साथ हम लोग जिए। उन्होंने राइट्स, अधिकारों की बात की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास दिलाया हमारे नागरिकों के मध्य में। नरेंद्र मोदी के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच का जो बैलेंस है, आज वो रंग लाई है। और मुझे लगता है पांचवा, एक महिला होने के नाते मुझे विशेष इस बात का आनंद है दैट विमेन हैव नाउ इमर्ज एज अ डिसाइसिव पॉलिटिकल फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें, 77 लाख हमारे जो वोटर्स हैं वो महिलाएं रही, 1.5 करोड़ जो वोटर्स हमारे मध्य प्रदेश में रहे उसमें भी 76% महिलाएं रही। और अगर आप महिला वोटर का कहीं ना कहीं रिसर्च करें पॉलिटिकली, तो ये स्थापित हो चुका है कि जब महिला देखती है कि एक विकासशील, प्रगतिशील नेतृत्व उसको मिल रहा है, तो महिला ऐसे नेता का समर्थन करती है। तो जोशो खरोश से महिलाओं का समर्थन नरेंद्र मोदी को मिला। मैं विशेष रूप से भाजपा की महिला कार्यकर्ता होने के नाते इस बात का आनंद लेती हूँ। बिल्कुल, और ये हमारे सर्वे में भी निकल के आया था कि महिला वोटर्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ हैं। लेकिन स्मृति जी, आपको हम हमेशा जायंट किलर ऑफ अमेठी कहते रहे हैं पिछले 5 सालों से। आज आप ही के अंदाज में पूछना चाहूंगी कि आज आप राहुल गांधी जी को क्या मैसेज देंगी? कोई मैसेज नहीं देना चाहती नाविका जी। जो खुद अपनी ईगो में डूब रहा हो, उसको ना तिनका दिखता है, ना उसको सूर्य का तेज दिखता है। आज उस डूबते हुए जहाज को कहना, अगर चाहूं तो मात्र इतना कहना चाहूंगी कि तुमने सूरज पर, जो पॉलिटिकल सूरज है हिंदुस्तान की राजनीति में, उस पर थूक कर देख लिया, कटाक्ष कर कर देख लिया। जवाब उस व्यक्ति ने नहीं, देश की जनता ने दिया है। बिल्कुल, देश की जनता ने जवाब दिया है। और 2024 का रास्ता अब कितना साफ नजर आ रहा है स्मृति ईरानी जी? नाविका जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ लगभग एक कार्यकर्ता के नाते 1.5 से 2 दशक काम कर चुकी हूँ। मैं इतना ही कहूंगी, हम इस खुशफहमी में ना रहें कि आज की जीत के बाद मोदी जी आराम से बैठेंगे 2024 का इंतजार करते हुए। आपको याद दिला दूं, इन प्रदेशों के चुनाव में रैलीज करने के साथ साथ दिवाली का पर्व वो फिर भी सरहद पर मना कर आए। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को उन्होंने ड्रोन की सौगात दी, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर प्रगति का रिव्यू किया। ये मोदी मैजिक है, ये कभी भी अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। ये मोदी का नेतृत्व है जो हर प्रांत में, हर बूथ तक, हर कार्यकर्ता तक पहुंचने में विश्वास रखते हैं। ये वो गाड़ी है विकास की जो चल पड़ी है और तब तक नहीं थमेगी जब तक विकसित भारत के स्टेशन पर आकर रुकती नहीं है। कभी थकते नहीं है, क्योंकि मोदी जी अगर सरहद पर थे तो अमित शाह जी चुनाव के बाद सीधा बंगाल में थे और उन्होंने आह्वान कर दिया कि अब 2024 की कवायद भी शुरू हो गई है। तो ये जो जोड़ी है नरेंद्र मोदी की, उनकी गारंटी की, और पीछे रणनीति की जो अमित शाह जी की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगी कि आपने आज सही कहा एक प्रश्न में कि एग्जिट पोल के जितने भी हमारे प्रणेता हैं उन सब ने कहा था छत्तीसगढ़ तो भूल जाओ, अच्छे से अच्छा भाजपा की 40 तक सीटें आएंगी। ये उनका काम है और उनको ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही थी। कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमने वाले नेता भी इस बात को पुख्ता करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आपने जिस जोड़ी की बात की उसमें एक तीसरी त्रिमूर्ति बीजेपी की मैं जोड़ना चाहूंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी, इन तीनों ने मिलकर जिस प्रकार से धरातल पर हर बूथ पर कार्यकर्ता को सशक्त किया। और सही कहा आपने, एक तरफ सभी राज्यों में प्रचार के साथ साथ सरहद पर पहुंचना, राष्ट्रीय स्तर पर कई विशेष न सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस लेना, अमित भाई का न सिर्फ बंगाल जाना बल्कि अमित भाई का भी राज्यों में प्रचार करना, नड्डा जी का भी जिस प्रकार से आपने प्रचार देखा है, मुझे 2 चीजों पर विशेष गर्व होता है। जिन तीनों का आपने नाम लिया वो किसी भी राजनीतिक परिवार के सदस्य नहीं हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो बूथ से उभर कर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। दूसरी बात नाविका जी, ये हमारे कार्यकर्ताओं को भी एक बहुत ही सुखद संकेत है कि आपने एक फतह कर ली, लेकिन सफलता के उस शिखर पर आराम से बैठना नहीं है, नए शिखरों की तलाश करनी है, उन नई ऊंचाइयों की तलाश करनी है। लेकिन वो नई ऊंचाई पाना किस लिए है? अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र और अपने संगठन के लिए।
तो आज का दिन जीत का जश्न जरूर है, लेकिन विनम्रता का भी एहसास हमारा नेतृत्व हमें कराता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और शायद कांग्रेस पार्टी ये भी जानेगी और इंडिया गठबंधन ये भी जानेगा कि शायद पत्रकारों को बैन करने से, बॉयकॉट करने से शायद चुनाव नहीं जीते जाते। ये भी मैसेज है। प्रश्न तो ये है कि क्या गठबंधन सरवाइव करेगा इस इलेक्टोरल डिबैकल को। बस बहुत आपने सही सवाल उठा दिया और चर्चा अब इसी बात की है और आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे साथ जुड़ने के लिए और पटाखा एक चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मृति ईरानी जी। जुड़े आप हमारे साथ, नमस्कार और बहुत बधाई आपको और आपकी पार्टी को, आपकी पूरी टीम कार्यकर्ताओं की भी।